हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु सोलंकी मेडिकल ऑफिसर इन फैदाबाद। आज हम एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि देश विदेश में हर जगह फैला हुआ है और हर जगह पाया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया के हर स्टेट में, हर सिटी में, हर विलेज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये डे टू डे जनरल प्रैक्टिस में बहुत देखा जाता है। इसे टाइफाइड भी कहते हैं। इस इन्फेक्शन को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए कि टाइफाइड फीवर यानी एंटेरिक फीवर किसे होता है, कैसे फैलता है, क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या इसके लिए सही इन्वेस्टिगेशन यानी जांच है और क्या सही इलाज है इस इन्फेक्शन का, और इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, क्या प्रिवेंशन हमें करने चाहिए। एक हेल्पफुल टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। टाइफाइड फीवर यानी एंटेरिक फीवर एक बहुत गंभीर रोग है, बीमारी है, अगर इसे सही समय पर ट्रीट नहीं किया जाए। क्योंकि यदि इंसान को बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन हो गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, राइट एंटीबायोटिक नहीं दी गई, राइट टाइम पर, राइट डोज पर नहीं दिया गया, तो ऐसे इंसान में मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ इंसान की डेथ भी हो सकती है। इंसान के सभी ऑर्गन फेल हो सकते हैं। तो जानिए ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो ये इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरिया टाइफाइड का होता है साल्मोनेला टाइफी। लेकिन इसी से मिलते जुलते कम लक्षण वाली बीमारी के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम कहते हैं पैराटाइफी ए, बी, सी। हमारे इंडिया में पैराटाइफी ए और बी के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सी के केसेस कम हैं। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका होस्ट ह्यूमन बीइंग, यानी ये बैक्टीरिया सिर्फ इंसान को ही अफेक्ट करता है, किसी जानवर को नहीं। अब बात करते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है। इस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन यानी संचारण होता है ओरल रूट, मुंह के द्वारा। अगर हम किसी ऐसी खाने का सेवन कर रहे हैं जिसमें ये बैक्टीरिया है, कंटामिनेटेड फूड है, या फिर ऐसा पानी जिसमें यह बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ये बीमारी हो जाती है। किस तरह के लोगों में यह इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है? ऐसे लोग जिनकी स्टमक की एसिडिटी कम हो, जैसे कि 1 साल से छोटा बच्चा है, उसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि रेगुलरली गैस की दवाई खाते हैं या पीते हैं, जैसे कि इसमेप्राजोल, पैंटॉप, रेंटेक, डाइजीन सिरप एक्सेट्रा, लंबे समय से ले रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं उन्हें ये टाइफाइड इन्फेक्शन हो जाए। क्योंकि ये टाइफाइड का बैक्टीरिया नॉर्मली अगर ये कम लोड में खाने के साथ लेंगे और ओरल रूट से आएगा तो इंटेस्टिनल एसिडिटी से ख़त्म कर देती है। लेकिन उसमें एसिड सिक्रीशन कम हो, जो कि कुछ लोग लंबे समय से गैस की दवाई खा रहे हैं, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर जिन लोगों की जीआईटी यानी पेट एब्डोमिनल की कोई सर्जरी हुई है, या फिर जिन लोगों का इंटेस्टिनल फ्लोरा सप्रेस हो। इंटेस्टिनल फ्लोरा क्या होता है? इंटेस्टिनल फ्लोरा का मतलब, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर बैक्टीरिया का भंडार है। बैक्टीरिया हमेशा ख़राब नहीं होते हैं, बैक्टीरिया हमें हेल्प भी करते हैं। और वो बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हैं, जो हमें बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, वो हमारा फ्लोरा होते हैं। लेकिन जब कभी भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, इवन आजकल सभी लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की एडवाइस के, ऐसे ही किसी भी केमिस्ट से एंटीबायोटिक लेते हैं। किसी भी छोटी मोटी बीमारी में, खांसी जुकाम में रेगुलर एंटीबायोटिक खाने लगते हैं। इन लोगों में उनके इंटेस्टाइन का फ्लोरा सप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक नॉर्मल बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, सेल्फ मेडिकेशन सभी लोग बंद करें, लेस एंटीबायोटिक लें। जानते हैं कि ये इन्फेक्शन आया कहाँ से। आप सभी ने टाइफाइड मैरी के बारे में सुना होगा। एक लेडी थी अमेरिका में जो खाना बनाती थी जिसे यह इन्फेक्शन था, लेकिन उसे मालूम नहीं था, और वह जहाँ भी जाती थी इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करती थी। इस तरीके के लोगों को कैरियर लोग कहते हैं, जिन्हें सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने यूरिन और स्टूल के थ्रू इस इन्फेक्शन को फैलाते हैं लोगों में। सो एक इम्पॉर्टेंट टिप, कंटेमिनेटेड प्लेस के फूड को अवॉइड करें। यह इन्फेक्शन शरीर में कैसे फैलता है? इसका बैक्टीरिया ओरल रूट से आता है इंटेस्टाइन में,
इनिशियली बैक्टीरिया का लेवल बढ़ता है ब्लड में, वो मल्टीप्लाई करता है, डिस्टेंटली स्प्रेड फैलता है लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में, और उसके बाद इन्फेक्शन और भी मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यूजुअली टाइम ऑफ एंट्री ओरल रूट से आने के 10 से 14 दिन बाद हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि ठंड से, कंपन से, बुखार आना शरीर में, बॉडी में फीवर थ्रू आउट रहता है जिसे स्टेप लैडर टाइप ऑफ फीवर भी कहते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं होता है। फीवर चढ़ता है फिर धीरे धीरे कम होता है लेकिन नॉर्मल नहीं होता है, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6, और फिर से टेम्परेचर राइज करने लगता है। फीवर के साथ कुछ लोगों में एब्डोमिनल पेन का दिक्कत भी रहता है, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी लगना, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, हेडेक, मैल्जिया, मांसपेशियों में दर्द, आर्थ्रैल्जिया, जोड़ों में दर्द होना। कुछ लोगों में रेड स्पॉट्स भी दिखते हैं जिसे रोज स्पॉट्स कहते हैं। इम्पॉर्टेंट साइन हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, तिल्ली और लीवर का साइज बढ़ जाना, एपिस्टैक्सिस, नाक से खून आना, ये इम्पॉर्टेंट साइंस हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि हमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो जाती है कुछ लोगों में, इवन इंटेस्टिनल परफोरेशन तक हो जाता है अगर इसे अवॉइड करते हैं तो। टाइफाइड के लिए एक सही इन्वेस्टिगेशन क्या है, सही जांच क्या है? लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जैसे कि ब्लड कल्चर, ड्यूडेनल कल्चर, लेकिन ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता है जनरल प्रैक्टिस में। सीरम सीरोलॉजी, एग्जाम्पल विडाल टेस्ट, वीक ऑफ इलनेस को देखकर करते हैं, यूरिन कल्चर एंड स्टूल कल्चर, ये सभी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हैं जो टाइफाइड में करवाई जाती हैं। इसके अलावा सिम्टम्स को देखते हुए रेडियोग्राफिक यूएसजी करवाते हैं, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जिन लोगों में कॉन्टिन्यू डायरिया रहता है उन लोगों में यह इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट, ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू ट्रीटमेंट अलग अलग है, आप अपने नियर बाय डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लें। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एंटीबायोटिक्स, लेकिन अब कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हो गया है अब, जो कि पुरानी दवाई से नहीं मरता है। न्यू ड्रग्स ऐड करने पड़ते हैं, किस डोज में लेना है, कितना देना है, कैसे देना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है। सो कंसल्ट विद योर डॉक्टर। टाइफाइड को कैसे प्रिवेंट करें? इंपॉर्टेंट टिप, खाने से पहले और खाने के बाद हैंड वॉश करें, हैंड वॉश अपनी रूटीन में लेकर आएँ। टॉयलेट एक्सेस का ध्यान रखें, जहाँ पर भी आपको पुअर सैनिटेशन और गंदा पानी मिलता है वहाँ पर अवॉइड करें। अपने आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखें, गंदे पानी, कंटेमिनेटेड वाटर से दूर रहें। बच्चों को सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वॉश करके दें, वाटर को बॉयल करके लें या फिर एक मिनरल वाटर लें, और अपने छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं। बाकी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो प्लीज़ अपने प्रियजनों के साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही जानकारी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।